Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will start a new chapter that is wind, storm and cyclone. हम लोग इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ विंड, विंड क्या होता है, स्ट्रोम क्या होते हैं और साइक्लोन क्या होता है. इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली जो एटमॉस्फेयर में होने वाली जो चीज़ें हैं, जो हवाओं से फैलती हैं, जो हवाओं से हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ठीक है, कि किस तरह से हवाएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं. ये सभी जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये सभी एबायोटिक फैक्टर्स, दोज आर इन्फ्लुएंस बायोटिक फैक्टर. हम लोगों ने बात की थी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर की बात की थी, जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि कौन कौन से बायोटिक फैक्टर होते हैं, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा, विंड को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ एयर प्रेशर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एयर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे. एयर क्या होती है इसको देखेंगे. विंड क्या होते हैं इसको देखेंगे. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे हाई स्पीड विंड कौन कौन से प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, या फिर हाई स्पीड विंड से क्या होगा, लो स्पीड विंड से क्या होंगे, और टेम्परेचर कैसे विंड को या एयर प्रेशर को अफेक्ट करेगा. ठीक है, तो एयर प्रेशर को जो अफेक्ट करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ होती हैं, एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है स्पीड ऑफ विंड. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एयर करंट की बात करेंगे आज के वीडियो में, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड. इतने हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग विंड से. व्हाट इज़ विंड? तो विंड क्या है? विंड जो हवा होती है, इसको नहीं बोलते हैं, हवाओं की मूवमेंट को विंड बोलते हैं. ठीक है, मतलब जो हवाएं मूव कर रही हैं. ठीक है, जो हवाएं मूव करें, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ एयर कैसे होता है, समझो इसको. मूवमेंट ऑफ एयर होता है जो हवाएं, मतलब जो एयर है, जो कंपार्टमेंट है एयर का, जो कंपोनेंट है एयर का, वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. ठीक है, और मूवमेंट ऑफ एयर किधर से किधर होता है, मूवमेंट ऑफ एयर कोल्ड एरिया से हॉट एरिया में तरफ होता है. मतलब एक तरफ कोल्ड एरिया, एक तरफ हॉट एरिया है, तो मूवमेंट उधर से देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल डे टाइम में लैंड की साइड में क्या होगा, जब डे टाइम में लैंड की साइड में हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोल्ड एरिया कहाँ है, समुद्र की तरफ, तो समुद्र की तरफ कोल्ड एरिया है. तो कोल्ड एरिया से जब किस साइड मूवमेंट होगी, हॉट एरिया की तरफ एयर का मूवमेंट देखने को मिलेगा. और देखो क्या होगा, लैंड साइड में दिन के समय जब लाइट आएगी तो क्या होगा, थ्रू लाइट की वजह से यहाँ का जो एयर होगा, जहाँ पे लैंड की साइड का जो एयर है, उस साइड का एयर गर्म होके ऊपर की तरफ चले जाएगा. बिकॉज जब हवाएं गर्म होती हैं तो गर्म होने के बाद क्या होती हैं, वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं. देखो दो चीज़ ध्यान रखना कि हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों में सबसे हैवी जो होती है वो होती है कोल्ड एयर. हॉट एयर लाइटर होती है, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी. ठीक है, ये चीज़ होती है. तो इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है. सिंपल सा है, विंड क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, व्हाट इज़ एयर प्रेशर? एयर प्रेशर को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे, इस पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, केन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, केन जो होता है, जो पेप्सी का भी केन ले सकते हो, किसी का भी केन ले सकते हो. तो एयर प्रेशर क्या होता है, जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो जो प्रेशर क्रिएट करती है उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर. मतलब ग्रुप ऑफ एयर, मतलब ये एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर, इस एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेज मिल करके जो एयर में पाई जा रही हैं, ये जो प्रेशर क्रिएट करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एयर प्रेशर. तो एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं, एटमॉस्फेयर से होने वाली चीज़ें होती हैं. ठीक है, एयर प्रेशर में. तो एयर प्रेशर कहाँ पर देखने को मिलेगा, अर्थ के सरफेस पे हर जगह देखने को मिलेगा. मतलब हमारे ऊपर भी एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, आपके ऊपर भी एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, हर एक जगह पे एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो एयर प्रेशर देखने को मिलेगा. जब हम बात करेंगे हाइट पे और सी लेवल पे और हमारे साइड में, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मान लो हम ज़मीन पे हैं, ऊंचाई पे हों और पानी के नीचे हों, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर क्रिएट होगा एयर का, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो क्रिएट होगा इस तरह, जैसे हम मान लो कि हाइट पे हैं और एक हम यहाँ बैठे हैं. ठीक है, तो जो ऊंचाई पे एयर प्रेशर कम होगा, नीचे क्या होगा, एयर प्रेशर ज़्यादा होगा. क्लियर? तो ऊंचाई पे जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, एयर प्रेशर कम होते जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे एयर प्रेशर बढ़ते जाता है. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया. तो यदि हम क्या करें, एयर प्रेशर किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, एयर प्रेशर दो चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है. फर्स्ट टेम्परेचर, दूसरा हमने बताया था स्पीड ऑफ विंड. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कैसे एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है. यदि कोई पर्टिकुलर एरिया में यदि
क्या हो जाए, एयर को हम गर्म कर दें, ठीक है। एयर को जब गर्म करेंगे तो एयर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। जब एयर एक्सपेंड होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इस बात का ध्यान रखना, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेगा एयर का तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। जब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो एक्सपांड होंगी, क्या होंगी, एक्सपांड होंगी, ठीक है। और उल्टा क्या करेंगे, यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो एयर क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। ये चीज़ है इसमें, ठीक है। जिसकी वजह से, इसी की वजह से देखने को क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, ह्यूमिडिटी किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल यदि किसी वजह से एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ गया, मतलब जो ह्यूमिडिटी है यदि इसका लेवल बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जिसमें एक्टिविटी 1 में देखोगे आप, इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि जैसे एक केन है, ठीक है, एक केन है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने पहले इस केन के अंदर मान लो कि कोई बॉइलिंग वाटर डाल दिया, तो हवाएं क्या थी, अभी एक्सपांड थी, है ना। हमने क्या बोला था, हवाएं एक्सपांड रहेंगी तो एयर प्रेशर कम होगा, तो अंदर की तरफ प्रेशर कम है, बाहर की तरफ प्रेशर तो उतना ही है जितना पहले भी रहेगा, ठीक है। बाहर की तरफ प्रेशर सेम है। लेकिन क्या होगा, जब हम इस केन को फ्रीज में रखेंगे या फिर इसको कूल कर देंगे तो हवाएं क्या होंगी, अंदर की कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन उस केस में देखने को क्या मिलेगा, जो केन होगी वो सिकुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हो गया ना, प्रेशर का जो डिफरेंस होगा इसकी वजह से क्या होंगी, केन अंदर की तरफ दब जाएगा, जिसकी वजह से वो क्रेन क्रैश हो जाएगा ना, केन क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। जैसे अब हम लोग दूसरी पॉइंट को रखते हैं कि हाई स्पीड विंड कैसे कॉज करता है प्रेशर को, या फिर कैसे प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम हाई स्पीड विंड की बात करते हैं, यदि स्पीड बहुत ज़्यादा है विंड की, ठीक है, यदि स्पीड बहुत ज़्यादा है विंड की तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बस पॉइंट लिखना हो तो कहीं नोट कर लो कि यदि प्रेशर स्पीड हाई स्पीड है एयर की, विंड की स्पीड हाई है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो विंड मूव करेगा हाई स्पीड के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखने को क्या मिलेगा कि जो रिमूवल होता है, रिमूव हो जाएंगे अ गुड क्वालिटी ऑफ एयर फ्रॉम द एरिया, उस एरिया से जो अच्छे एयर होंगे वो क्या होंगे, हट जाएंगे, ठीक है। वेन, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, वेन द क्वांटिटी ऑफ एयर डिक्रीज, यदि क्वांटिटी ऑफ एयर डिक्रीज करेगा देन एयर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। पॉइंट को नोट करना, यदि क्वांटिटी ऑफ एयर मतलब एयर कम हो जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रेशर कम हो जाएगा, डिपेंड करता है। अभी बताया था कि सभी एयर, जितने भी एयर हैं सभी गैस मिलकर क्या करेंगे, एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन वहाँ पे एयर ही कम हो गया, एयर का अमाउंट कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हाई स्पीड विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू आवर और क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर भी ये देखने को मिलता है, बहुत अलग अलग तरह से डिस्ट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसकी बात हम करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, एयर करंट क्या होता है। एयर करंट मोस्टली ये आपको देखने को मिलता है हर जगह, ठीक है। जैसे जो कूल एयर इज डेंसर एंड हैवियर एयर, देखो इस बात को ध्यान रखना, कूल एयर इज डेंसर एंड हैवियर देन वार्म एयर एंड एक्सटेंड मोर प्रेशर, ठीक है, समझ में आई बात। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू सिंक डाउन इन द एटमॉस्फेयर, वार्म एयर इज लेस डेंस एंड वेस्टलेस, ओके, देन कूल एयर, ओके। इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि यदि हम बात करेंगे एयर करंट की, जो डेंस एयर होगा, जो कूल होगा वो भारी होगा, वो नीचे की तरफ होगा, और जो हल्का होगा वो कौन होगा, गर्म एयर होगा। जो वार्म एयर होगा वो हल्का होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी विंड की जब बात किए थे तो विंड क्या था, मूवमेंट ऑफ एयर था ना, मूवमेंट ऑफ एयर। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि तीन बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि यदि एयर कूल हो जाए, एयर जब कूल हो जाएगा तो डेंस हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठेगा, मतलब नीचे की तरफ रहेगा, हैवी रहेगा। और जब एयर वार्म रहेगा तो एयर ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, मूवमेंट ऑफ एयर ऑलवेज किधर से किधर होता है, कूल टू हॉट रीजन की तरफ होता है। जहाँ पे ठंडा होता है उधर से गर्म साइड में एयर का मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि कूल साइड से
ऐसा कभी नहीं होता कि हॉट साइड से कूल साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर जो भी एयर जो मतलब सनलाइट की इन्फ्लुएंस की वजह से जब एयर क्या होंगे, सनलाइट की इन्फ्लुएंस की वजह से एयर गर्म हो जाएंगे डे टाइम में, तो क्या होंगे, लैंड पे पाए जाने वाला जो एयर है वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, तो लैंड के नीचे का एयर गायब। तो उस एयर को, उस पर्टिकुलर रीजन को फुलफिल करने के लिए कौन आएगा, जो समुद्र की तरफ पाया जाने वाला एयर है, ओशियन की तरफ पाया जाने वाला एयर है, वो उस साइड से मूव करके लैंड साइड में आ जाएगा। और ऊपर वाला जो एयर है वो मूव करके कहाँ चला जाएगा, जो अभी ऊपर जस्ट गया है वो ऊपर से मूव करके कहाँ चला जाएगा, वो मूव करके चला जाएगा ओशियन साइड में डे टाइम में, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है एयर की, जिसकी वजह से क्या होंगी, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं वो एयर करंट। ये एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर मूव अप हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो हायर प्रेशर क्रिएट हो रहा है या लोअर प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है पर्टिकुलर रीजन में, इसी को क्या बोलेंगे, एयर करंट। डिफरेंस है इसका, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखो ये वाली बात कर रहे थे हम, इसमें डायग्राम आ गया। तो एयर करंट दो तरह से होते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम की बात करते हैं। डे टाइम में क्या हो रहा है, देखो डे टाइम में सन है, सन क्या होगा, लैंड के ऊपर इसकी लाइट आएगी, समुद्र में जा रही है लाइट लेकिन लैंड के ऊपर लाइट आएगी, तो लैंड गर्म हो जाएगा। जब लैंड गर्म हो जाएगा तो इस एरिया में पाए जाने वाला जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो नीचे का एरिया खाली हो जाएगा। जब नीचे का एरिया खाली हो जाएगा तो जो कोल्ड एयर है वो ओशियन साइड से मूव कर जाएंगे लैंड साइड में, ठीक है। और ऊपर वाली जो एयर है वो किधर चली जाएगी, ओशियन साइड में। तो एक तो ये रीजन हो गया, जिसकी वजह से देखने को क्या मिलेगा, सी ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, सी ब्रिज। सी ब्रिज इसको बोलते हैं। सी ब्रिज ऑलवेज कब पाया जाता है, डे टाइम में। नाइट टाइम में क्या देखने को मिलेगा, लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान रखना, सी ब्रिज का मतलब हो गया सी साइड से आने वाली एयर्स, ठीक है। लैंड ब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा, लैंड साइड से सी साइड में जाने वाली एयर्स, ठीक है। लैंड ब्रिज में एकदम उल्टा हो जाएगा। रात के समय क्या होंगी, रात के समय लैंड कूल हो जाएगा। जब लैंड कूल हो जाएगा और जब लैंड कूल हो जाएगा तो देखने को क्या मिलेगा, कूल होने के बाद वो एयर ओशियन की साइड मूव करेगा और जो ओशियन की साइड में पड़ा हुआ एयर है वो ऊपर से मूव करके इस साइड आ जाएगा। क्योंकि ऊपर की तरफ से क्यों आएगा, ऊपर की तरफ से इसलिए आएगा क्योंकि वो वार्म एयर है। वार्म एयर का ऑलवेज मूवमेंट अपर साइड से होता है, कूल एयर का ऑलवेज मूवमेंट लोअर साइड से होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, हैवी और लाइट वाली बात हो गई ना। हैवी कौन होगा, कोल्ड जो होगा वो हैवी होगा और लाइटर होगा जो वार्म एयर होंगी, ठीक है। ये लैंड ब्रिजेस कॉज करेगा नाइट टाइम में, ठीक है। ये देखो कि अर्थ के ऊपर जो पूरा अर्थ का इक्वेटर को हम लोग लेके चलते हैं, अर्थ का जो इक्वेटर है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे या फिर अलग अलग जगह पे आप अलग अलग तरह के एयर की हम बात करते हैं। जैसे ये हो गया, जैसे नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल बीच में हो गया इक्वेटर, है ना, बीच में हो गया इक्वेटर। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देखने को मिलती है सनलाइट से। तो सनलाइट पे सनलाइट का सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ होता है, इक्वेटर पे होता है। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे चलेंगी, इक्वेटर पे होंगी। इसीलिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सबसे ज़्यादा जब इक्वेटर पे होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होती हैं इन एटमॉस्फेयर या मौसम में जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो एयर के मूवमेंट की वजह से होते हैं। मतलब जो बादल आते हैं बादल जाते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही हैं, इक्वेटर पे हो रही हैं। क्यों, क्योंकि सन की लाइट पड़ती है तो उसके हिसाब से एयर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको एक बार रीड करना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा दिया गया है, ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि लैंड एंड वाटर हीट एट डिफरेंट रेट, जिसमें हम लोग अभी जस्ट इसको बात किए थे। जैसे इसमें देख लो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, देखो मानसून में विंड, समर टाइम में ना, मतलब मानसून का जो टाइम होता है, मानसून का जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, इस समय क्या हो रहा है, अभी गर्मी थी, गर्मी का मौसम था, है ना, गर्मी का मौसम चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो गर्मी का मौसम अभी भी चल रहा है। तो गर्मी के मौसम में क्या हुआ, चारों तरफ से सनलाइट आ रही थी, हवाएं उड़ गई ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ चली गई। तो इस लैंड की साइड में एयर की क्या हो गई, कमी हो गई, प्रेशर कम हो गया, एयर की कमी हो गई, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ द एयर कम हो गया ना। तो क्वांटिटी ऑफ द एयर कम होगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। एयर प्रेशर कम होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया को फिल करने के लिए किधर से आएंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में फिल करने के लिए एयर ओशियन से लैंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ओशियन से लैंड की तरफ मूव करेंगे। समझ में आया इतना पॉइंट। विंटर टाइम में क्या होगा, एकदम अब उल्टा हो जाएगा। विंटर टाइम में सनलाइट आएगा नहीं, जब सनलाइट आएगा नहीं तो इस साइड क्या हो जाएंगे, लैंड साइड में कूल एयर ज़्यादा होंगे। जब कूल एयर ज़्यादा होंगे तो हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ एयर ऑलवेज अकर फ्रॉम कूल टू
हॉट एयर, है ना, तो इधर से क्या होंगे, मूव कर जाएंगे ओशियन साइड में। तो दोनों में एकदम अपोजिट हो रहा है, जिसकी वजह से मानसून में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और ये रिस्पेक्टिवली चलता रहता है। और मानसून जब देखो समर टाइम में जब एयर ओशियन से लैंड साइड में आ रहा है तो उसके साथ साथ वो बादल को भी लाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मूवमेंट ऑफ विंड जो हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर जो हो रहा है, दैट इज विंड, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, मानसून विंड। मानसून विंड किसको बोलते हैं, मानसून विंड उसको बोलते हैं जो रेन कराता है, बारिश करवाने का काम करता है। या मानसून विंड हम उसको बोलेंगे जो क्लाउड्स लाते हैं, उसको बोलते हैं मानसून विंड, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड्स में हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, दो तरह का होता है, एक होता है विंड डायरेक्शन और होती है विंड की स्पीड। तो विंड के डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए जिस मीटर का हम लोग यूज़ करते हैं या जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं विंड वेन, ठीक है। विंड वेन की बात करते हैं, ये एरोडायनेमिक होता है, ये विंड को बताता है कि किस डायरेक्शन में एयर का फ्लो हो रहा है, और इसको ये जो बताता है वो डिग्री में बताता है कि किस स्पीड किस डिग्री में एयर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में किस डिग्री में एयर का मूवमेंट हो रहा है। और इसका जो मेजरमेंट हम करते हैं, इसको हम लोग किससे करते हैं, विंड वेन से करते हैं, ठीक है। इससे हम करेंगे, ये मोस्टली एरोडायनेमिक का होता है, एरो जैसा शेप का होता है, जो बताता है कि किस साइड मूवमेंट हो रहा है, एयर का डायरेक्शन बताता है, राइट हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ साइड में हो रहा है, साउथ साइड में हो रहा है, किस साइड में हो रहा है, वो डिपेंड करेगा एयर के फ्लो पे, कि एयर का फ्लो या विंड का जो फ्लो है, विंड जो है किस डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है, ये डिग्री में बताएगा। तो इसमें 3 पॉइंट याद रखने वाली बात है विंड डायरेक्शन में। पहली पॉइंट कि विंड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, विंड डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो विंड ब्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम कहते हैं विंड डायरेक्शन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि विंड डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, डिग्री में। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट किससे करते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं विंड वेन से करते हैं, ठीक है, विंड वेन से हम लोग इसको मेजर करते हैं। एरोडायनेमिक होता है, इसको पूरा देख लो, देखोगे इसमें एक पेंसिल होता है, उसके ऊपर एरो लगी होती है, बहुत हल्की सी भी हवाएं चलती हैं जिस डायरेक्शन में ये तुरंत मूव कर जाता है, तुरंत घूम जाता है उस साइड। तो जिस साइड ये इसका एरो का डायरेक्शन होता है, उसी साइड क्या होगा, विंड मूव कर रहे होंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है आपका, एक तो हो गया विंड डायरेक्शन, दूसरा हो गया विंड स्पीड। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमीटर। जो एनीमीटर रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। एनीमीटर क्या होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं ना, कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं। आप देखोगे कि जहाँ पे फ्लाइट वगैरह लैंड करती है वहाँ पे भी ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है, चाहे वो एनीमीटर हो चाहे वो विंड वेन हो, ठीक है। एनीमीटर में क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इस कप की स्पीड कितनी है, मतलब ये जब घूमता है तो कितनी तेज़ घूमता है, ठीक है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द एयर, स्पीड क्या है एयर की, हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा था, इसमें अभी आगे कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। इसके बाद हम लोग इसको और भी डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे कि इसमें लाइट स्ट्रोम क्या होता है, ठीक है, लाइट स्ट्रोम किसको कहेंगे या थंडरस्ट्रोम किसको कहेंगे, ठीक है, साइक्लोन क्या होता है, इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो इस वीडियो को फिर से आप देखिए, समझ में आ जाएगा।